हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम सीएमए फाउंडेशन का जो पेपर 4 है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसका जो दिसंबर 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 जो रिलीज किया इंस्टीट्यूट ने, उसका आज हम यहाँ पे सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सीएमए फाउंडेशन इंटर और फाइनल से रिलेटेड काफी सारा रिवीजन कंटेंट, मॉडल क्वेश्चन पेपर के आंसर, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं एग्जाम के उसके सजेस्टेड आंसर्स, तो काफी सारा कंटेंट है जो आपके लिए रेलिवेंट होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल 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 नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको एग्जाम में 1 आवर अलाउड किया जाता है, 1 आवर अलाउड किया जाता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 2 मार्क्स के आपको 50 एमसीक्यू गिवन होते हैं। तो बिल्कुल मॉडल क्वेश्चन पेपर जो होता है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको दिया जाता है जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम रहता है। तो ये जो आपके सामने एमक्यूपी है, सेम पैटर्न में आप अपना एग्जाम क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी deals with what to produce, how to produce, whom to produce, how the problem should be solved। तो सर नॉर्मेटिव थ्योरी जो होती है वो डील करती है विद हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सोल्व। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड वन, लग्जरी गुड्स हैव ब्लैंक डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। तो सर लग्जरी गुड्स की हाई इलास्टिसिटी होती है। अगर लग्जरी गुड्स में थोड़ा सा प्राइस डाउन होगा तो आपको उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से सही कौन सा है वो आपने बताना है। ऑप्शन ए है एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम when marginal product is equal to average product. Law of increasing return to scale relate to the effect of changes in factor proportion. Economies of scale arise only because of invisibilities of factor proportion. Internal economies of scale can accrue only to the export sector। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ही है। एवरेज प्रोडक्ट एपी इज एट मैक्सिमम कब? when MP is equal to AP। average product is at its maximum when marginal product is equal to average product। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिपीट हो गया जो क्वेश्चन नंबर 1 था। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ, which of the following is not a factor in market supply of a product? Cost of production, number of buyers, market price of the product, price of related product। तो सर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट के फैक्टर में आप नंबर ऑफ बायर्स तो नहीं पढ़ते। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद। सर माइक्रो की बात चल रही है जो इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील करते हैं। इकोनॉमी एज ए होल नहीं, मैक्रो होता है। इंडिविजुअल यूनिट विल बी योर करेक्ट आंसर। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेवंथ वन, if the price elasticity of demand for wine is estimated to be -6, then a 20% increase in price of wine will lead to blank in quantity demanded of wine at that price। तो मैं बात करूं तो सर ये तो 20 का 6 टाइम एक तरीके से 120 होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये -6 नहीं है, -0.6 होगा। -0.6 होगा ये, ठीक है, ये -0.6 होगा, तभी इसका आंसर जो है वो 12% आएगा। और यहां पे क्या बोला, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वाइन इज एस्टिमेटेड टू बी माइनस है। माइनस है मतलब नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो 20% इंक्रीज अगर होगा प्राइस में तो डिमांड में होगा डिक्रीज। कितना? 12%। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू। तो इज इक्वल टू ये -0.6 होगा, तब जाके आपका आंसर 12% डिक्रीज आएगा। और इंस्टीट्यूट ने बी ही आंसर दिया है, तो ये 0.6 होगा। माइनस तो होगा ही क्योंकि इसका डिक्रीज नेगेटिव इंपैक्ट है, इसमें इंक्रीज है तो इसमें डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
इफ द प्राइस ऑफ ए बर्गर राइजेस फ्रॉम ₹12 पर पीस टू 20 पर पीस, अगर बर्गर का प्राइस 12 से 20 हो जाता है, मतलब 8 रुपए बढ़ा, कितने पे? 12 पे, तो 66.66%। प्राइस बढ़ा है 66.66%। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द डेली सेल्स डिक्रीज फ्रॉम 300 टू 200 पीसेस पर डे, जिससे कि सेल्स क्या हुई? सेल्स में डिक्रीज आ गया, सेल्स में डिक्रीज आ गया 300 टू 200 पीसेस पर डे। तो 100 पीसेस का फर्क आ गया, 100 पीसेस का फर्क आ गया, 100 पीसेस का फर्क आ गया। ये माइनस, ये 0.6 था, ठीक है। 100 पीसेस का फर्क आ गया, 100 पीसेस का फर्क हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई, सेल डिक्रीज होगी 300 से 200, तो 100 डिवाइड बाई 300, तो ये है 33.33%। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एस्टिमेटेड एज, फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज 33.33 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 66.66, तो 33.33 डिवाइड बाय 66.66 करोगे, इट विल बी 0.5। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 0.5। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 0.5। नेक्स्ट, 9th वन, इन द लॉन्ग रन ए फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स, लॉन्ग रन में सर परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। शॉर्ट टर्म में आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होने वाले हैं। नेक्स्ट, 10th वन, ए फर्म फेसेस द शटडाउन सिचुएशन, एक फर्म के सामने शटडाउन सिचुएशन कब आती है? व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर यही है, जब आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, वेरिएबल कॉस्ट से भी कम प्राइस रखना पड़ रहा है, तो शटडाउन करना ही आपके लिए बेटर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 11th वन, प्राइसिंग फॉर सेलिंग द सेम कमोडिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस, सेम कमोडिटी अगर आप अलग अलग प्राइसेस पे बेचते हो तो इट इज नॉन ए स्कीमिंग प्राइसिंग, नो, डिफरेंशियल प्राइसिंग बोलते हैं सर। जब आप सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पे बेच देते हो तो उसको बोला जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट टू फर्म्स ऑफर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बट फेस लो बैरियर टू एंट्री। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होता, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, बट वहां पे एंट्री को लेकर बैरियर्स कम होते हैं, एंट्री को लेकर बैरियर्स मोनोपोली के कंपैरिजन में कम होते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 13, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो सर एरिया के बेसिस पे मार्केट 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा? लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14th वन, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग ए लो प्राइस। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्राइस को कम करती है मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, तो बस उसी को पेनिट्रेट प्राइसिंग बोला जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 15th वन, इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट डज ए फर्म ऑपरेट एज ए प्राइस टेकर। सर प्राइस टेकर होता है फर्म कब? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री का प्राइस होता है उसी को फर्म अडॉप्ट करती है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट, 16th वन, ए मार्केट स्ट्रक्चर characterized by a single seller with no close substitute is known। सर मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कोई सब्सटीट्यूट भी मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, 17th वन, ए फ्यू इंटरडिपेंडेंट फर्म्स डोमिनेट द मार्केट, मतलब फ्यू फर्म्स होती है एंड ऑफन अवॉइड प्राइस कंपटीशन ड्यू टू म्यूचुअल रिएक्शन, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है तो प्राइस कंपटीशन भी नहीं देखने को मिलता। व्हाट फॉर्म इज दिस? सर ओलिगोपोली में आपको ये देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको फ्यू फर्म्स मार्केट में देखने को मिल जाती है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 18th, ए मार्केट डोमिनेटेड बाय एग्जैक्टली 2 फर्म्स। सर डुओपोली में मार्केट में केवल और केवल 2 ही फर्म्स होती है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डुओ का मतलब ही 2 होता है। नेक्स्ट, 19, आरबीआई चेक इन्फ्लेशन by increasing bank rate
इंक्रीजिंग CRR, बोथ और नन? तो बहुत ही होगा सर, क्योंकि आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए बैंक रेट को भी इंपैक्ट करती है, तो CRR को भी कम ज्यादा कर सकती है। तो बैंक रेट भी बढ़ा सकती है, CRR भी बढ़ा सकती है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, बोथ। नेक्स्ट 20, ऑप्शनल मनी इज ए लीगल टेंडर मनी? सर नहीं, नॉन लीगल होता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शनल मनी इज ए नॉन लीगल टेंडर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन? सर 1949 में हुआ था, तो आंसर होगा जनवरी 1949। नेक्स्ट 22, फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय? सर फेमा जो है पहले फेरा हुआ करता था, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, फेरा इज रिप्लेस्ड बाय फेमा, फेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गिवन ए रिजर्व रेशियो है 20 का रिजर्व रेशियो है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 1 में 20%, 5 टाइम्स। इनिशियल डिपॉजिट है 1000 का इन ए बैंकिंग सिस्टम, वुड क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट? सर 1000 रुपए अगर इनिशियल डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम में, तो उसका 20% चला जाएगा रिजर्व में, 200 चला गया, बचा 800, 800 बचा, 800 बचा, और 20% अगर रिजर्व रेशियो है तो मल्टीप्लायर होगा 1 में रिजर्व रेशियो, तो 5 टाइम्स, तो 800 का 5 टाइम्स 4000 रुपए इकोनॉमी में सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट होगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 4000। नेक्स्ट 24, इन अप्रैल 1999 the government of India introduced the bills for the period of 364 days is the correct answer, C will be your correct answer. Next 25, which of the following function does money serve when used to measure the prices of different goods and services? जब हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस मेजर करने के लिए मनी को यूज करते हैं, तो ये कौन सा फंक्शन है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू और डिस्प्ले ऑफ पावर? तो सर इसका आंसर है सी, अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ये तो फाउंडेशन का वीडियो है। इंटर और फाइनल के लिए ढेर सारा कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 26, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हाट हैपेंड टू द डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में व्हाट हैपेंड टू द डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म? तो सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में डिमांड कर्व आपको किस तरीके का देखने को मिल जाता है? तो परफेक्ट कंपटीशन की बात चल रही है, तो इलास्टिक देखने को मिलता है, परफेक्टली इलास्टिक देखने को मिलता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27, विच मार्केट टाइप अलाउज सस्टेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इन द लॉन्ग रन? सर मोनोपोली ये ऐसा मार्केट है जहां पे आपको लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्सेस प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28, मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय? सर मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप सेंट्रल बैंक भी बोलते हो। नेक्स्ट 29, द टर्म टी इन स्वॉट एनालिसिस इज? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो टी का मतलब थ्रेट होता है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 30th, द टर्म पेस्टल डज नॉट इंक्लूड? सर पेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। तो पेस्टल में क्या इंक्लूड नहीं है? तो पॉपुलेशन फैक्टर इंक्लूड नहीं है सर, क्योंकि पी का मतलब पॉपुलेशन नहीं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होता है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वॉट एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड? अभी मैंने बोला था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स, ओपिनियंस नहीं है। ओ का मतलब ओपिनियन नहीं, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज होता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 32, वॉलिटिलिटी रेफर टू द चेंज ऑफ स्पीड, वॉल्यूम, नेचर, ऑल ऑफ द अबव? तो सर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि वॉलिटिलिटी का मतलब तो चेंज होता है एक तरीके से। वो चेंज स्पीड, वॉल्यूम, नेचर किसी में भी देखने को मिल सकता है। अगर बार बार स्पीड चेंज होगी तो वो भी वॉलिटिलिटी है, बार बार वॉल्यूम चेंज होगा तो भी वॉलिटिलिटी है, बार बार नेचर चेंज होगा तो भी वॉलिटिलिटी ही है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल
डज नॉट इंक्लूड। राइवल सेलर्स सर इंक्लूड होते हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉइज, सर एम्प्लॉइज की बार्गेनिंग पावर तो क्वार्टर 5 फोर्सेस का पार्ट नहीं है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई तो कवर होता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34, which project has been introduced in Indian budget 2022 to boost up the infrastructure। तो सर कोविड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 2022 के बजट में पीएम गति शक्ति जो है ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, पीएम प्रधानमंत्री गति शक्ति। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35, under the high blank, it is impossible to fully analyze the environment and come to rational conclusion। uncertainty, complexity, volatility और ambiguity। तो सर environment जब ज्यादा complex होता है, under the high complexity, it is impossible to fully analyze the environment and come to rational conclusion। B will be your correct answer। B will be your final answer। Next 36, who contends that training is an act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job। तो सर ये जो ट्रेनिंग की डेफिनेशन है दैट वाज गिवन बाय एडविन फिलिपो। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। याद करके आपको जाना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ते हो, तो इसमें से ऑफ द ट्रेनिंग जॉब के कौन से मेथड्स हैं? रोल प्लेइंग, केस स्टडीज, लेक्चर्स, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में रोल प्लेइंग भी कवर होता है, केस स्टडीज भी आता है, लेक्चर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन भी है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 38, सिलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन एंड हेंस इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव प्रोसेस। क्योंकि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जब तक रिजेक्शन नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो एक तरीके से रिजेक्शन करना ही सिलेक्शन है, दैट इज द नेगेटिव प्रोसेस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नेगेटिव। नेक्स्ट 39, ए मैनेजर हैज टू एग्जिबिट द स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सर एक मैनेजर को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी लीडरशिप स्टाइल जो है वो एग्जिबिट करनी होती है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सिचुएशन। नेक्स्ट 40, which is inherent in managerial job and embodied in all the functions of management, planning, organizing, control और coordination। तो coordination जो होता है वो inherent देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हर एक मैनेजरियल जॉब में coordination तो मस्ट है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 41, Which of the following statement is not correct? कौन सा सही नहीं है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस सर है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, बिल्कुल यूनिवर्सली यूज किया जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल है सर। मैनेजमेंट इज ए रिजिड प्रोसेस, नहीं, रिजिड प्रोसेस तो नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, रिजिड नहीं है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42, which one of the following represent the best effort to reduce the agency problem? सर एजेंसी प्रॉब्लम को कम करने का बेस्ट एफर्ट इनमें से कौन सा है? पेइंग सीनियर मैनेजर्स ए कैश बोनस ईच ईयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, गिविंग सीनियर मैनेजर बोनसेस कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी स्टॉक whenever the company improves its production efficiency, increasing the salary of the company president every time the company open a new store, providing company cars to all managers employed by the firm for more than 1 year। तो सर इसमें जो बेस्ट है वो है सेकंड ऑप्शन, कि कंपनी अपने शेयर्स जो है, कंपनी अपने जो शेयर्स हैं वो एज ए बोनस सीनियर मैनेजर्स को दे। कब? जब कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स देना एक तरीके से प्रॉफिट में शेयरिंग वाली सी बात हो जाती है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स एक तरीके से ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इससे क्या है, मैनेजर्स का, सीनियर मैनेजर का मोराल
सबसे ज्यादा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस कंपनी में सबसे ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट 43, एजेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर्स मतलब द एजेंट्स particularly those of large publicly owned firm may have different objectives from those of shareholders। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि यहां पे एजेंट्स जो है वो कौन है, मैनेजर्स। एजेंट्स कौन है यहां पे, मैनेजर्स। तो हो सकता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनसे उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट 44, who had said that leaders stewardship choice can motivate and facilitate reciprocal stewardship behavior from the employee। ये बात किसने कही, तो ये बात कही थी पियर्सन एंड मार्लर ने, याद करके जाने वाली ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which of the following regarding residual loss is correct। सर रेजिडुअल लॉस से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, बॉन्डिंग कॉस्ट do not have an effect on residual loss। तो सर बॉन्डिंग कॉस्ट का इफेक्ट तो रेजिडुअल लॉस पे आएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो लॉसेस भी आपके बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रेजिडुअल लॉस इज इनकर्ड बाय द एजेंट बिकॉज एन एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर एजेंट का कोई भी डिसीजन गलत हुआ तो उससे आपके लॉसेस बढ़ेंगे। A reduction in residual loss is likely to be the result of an increasing monetary cost। सर बिल्कुल, अगर रेजिडुअल लॉस में रिडक्शन होता है मतलब लॉसेस आप कम करना चाहते हो तो आपको मॉनिटरिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अंडर एजेंसी थ्योरी रेजिडुअल लॉस कैन बी रिड्यूस टू जीरो। नहीं सर, जीरो आप नहीं कर सकते इन एनी केस। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था रेजिडुअल लॉस से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो सर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि रेजिडुअल लॉस अगर आपको कम करना है तो आपको मॉनिटरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग ज्यादा करने का मतलब आपको मॉनिटरिंग कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46, ब्लैंक इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all position from टॉप टू ऑपरेटिव लेवल। सर टॉप से ऑपरेटिव लेवल तक की पोजीशन फिल करनी है, दैट इज स्टाफिंग, दैट इज स्टाफिंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, स्टाफिंग। नेक्स्ट 47, वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में रोल प्लेइंग, केस स्टडी, लेक्चर, क्लासरूम, ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48, which activity brings the job seeker and employer in contact with one another। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो जॉब सीकर और एम्प्लॉयर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आती है। तो सर रिक्रूटमेंट में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, करीब आने का मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट 49, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड। रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉय वॉक इन, ऑल ऑफ द अबव। सर तीनों ही एक्सटर्नल ही है, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट which one is not the principle for achieving effective coordination। मैरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सा इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अचीव करने का प्रिंसिपल नहीं है। कंटिन्यूटी जरूरी है सर, अर्ली बिगिनिंग, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा। सेल्फ कोऑर्डिनेशन मस्ट है, ऑडिट से कुछ नहीं होने वाला। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, मैनेजियल ऑडिट। तो ये आपका एक सिंपल सा कहूं तो आपका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, इसी के बेसिस पे आप एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अराउंड ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या इसमें से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल आ जाते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि एमक्यूपी में से क्वेश्चन नहीं आते। अगर बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 रिलीज किया है, सेट 2 रिलीज किया है, एमसीक्यू बैंक जो रिलीज करा हुआ है, और आपके जो स्टडी मटेरियल के चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यूज गिवन है,
अगर आप ये कवरेज करते हो तो आपको इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो इन पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एमक्यूपी को खुद सॉल्व करके देखिए, देन सॉल्यूशन से मैच करके देखिए। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप कितना अच्छे से प्रिपेयर करके बैठे हो, आपको क्या दोबारा से चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इस तरीके का एमक्यूपी सॉल्व करके देखते हो और आपके 50 में से 40 के आसपास अगर करेक्ट आंसर है, मतलब आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, आपकी एक्यूरेसी ठीक है, तो आपको इन्हीं एमसीक्यूज वगैरह पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर आप इसमें से 15-20 भी सही से आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो एमक्यूपी के बेसिस पे कि आपको आगे किस तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। लास्ट में अगेन यही कहूंगा, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों ही लेवल का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एग्जाम से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप फाउंडेशन, इंटर या फाइनल किसी भी लेवल की क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हो, मोबाइल में देखने के लिए, और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वहां पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।